तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। जो छात्र इस वर्ष बिहार बोर्ड से कक्षा 12वीं की परीक्षा आर्ट से देने के लिए जा रहे हैं, उन छात्रों के लिए हमारी संस्था यानी आर्ट सेंटर रोसड़ा क्रैश कोर्स करा रही है। इस क्रैश कोर्स में आपका लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर कराया जा रहा है। लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर का यह हमारा दूसरा वीडियो है। यदि आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम हमारे गैस क्वेश्चन को ज़रूर खरीदें। एक विषय का आपको 100 रुपये लग जाएगा। इसे परचेज करने के लिए आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां दिए गए लिंक को क्लिक कर इसे परचेज करें। या इसे खरीदने में आपको परेशानी हो रही है तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करें। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। ठीक है, हमारा नंबर आपका है ना हो गया 70 61 50 45 52। इस नंबर पर कॉल कर हमसे संपर्क करें। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा पहला प्रश्न है। देखिए, हम आपको गैस क्वेश्चन में पहला प्रश्न करा दिए, दूसरा प्रश्न करा दिए, लेकिन दूसरा प्रश्न का मैंने आपको अथवा नहीं कराया था। आपका दूसरा प्रश्न का अथवा है सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना का वर्णन करें। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना का वर्णन करें। सर्वप्रथम प्यारे बच्चों, मैं आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम कितने नामों से जानते हैं, तो हम 3 नामों से जानते हैं। पहला हड़प्पा सभ्यता, दूसरा सिंधु घाटी सभ्यता, तीसरा सिंधु सरस्वती की सभ्यता। ठीक है, इसलिए हिंदी में यह तीनों नाम में से कोई भी नाम रहे और कहेगा नगर योजना का वर्णन करने के लिए, तो आंख मूंद करके आप समझ जाइए कि हमारा क्वेश्चन यही क्वेश्चन है। और आपका उत्तर देखिए, यह हम आपको लघु उत्तरीय में बता रहे हैं, इसलिए यह 2 नंबर का रहेगा। इसलिए मैं इसका उत्तर 2 नंबर के हिसाब से ही आज मैं आपको क्या करूँगा, तो लिखाऊंगा। दीर्घ में ज़्यादा लिखाऊंगा, जब मैं दीर्घ में भी इसको बताऊंगा तो ज़्यादा लिखाऊंगा, लेकिन आपको 2 नंबर के लिए इतना ही आपको लिखना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम हम जो कॉपी में लिखाएंगे उसको आप पढ़ लीजिए। ठीक है, जिससे आपको ने क्या होगा तो समझने में बेहद आसानी होगा। ठीक है, आपका उत्तर को आप कॉपी में लिखने के लिए आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां दिए गए लिंक को क्लिक कर हमारे वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आप इसे कॉपी में लिखें। हमारा मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है। प्ले स्टोर पर सर्च करना है आर्ट सेंटर रोसड़ा के नाम से, यानी इस नाम से आपको सर्च करना है। बस लास्ट में आप रोसड़ा है ना लिख दीजिएगा, ROSER है। ठीक है, तो देखिए, सर्वप्रथम यह कि सिंधु घाटी जो सभ्यता था उसका सबसे पहला विशेषता है कि नगर योजना। ठीक है, नगर योजना और साथ ही भवन निर्माण। ठीक है, अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में जो बड़ा नगर होता था, जब बड़ा नगर बनाया जाता था उस नगर को योजना के ढंग से बनाया जाता था, यानी कि एक नियमबद्ध तरीके से बनाया जाता था। ठीक है, जितना भी बड़ा शहर था, एक ये सर्वप्रथम क्या होता था तो शासित वर्ग बैठते थे, राय विचार लेते थे, यानी कि निर्णय लेने के बाद एक योजना बनाए, उस योजना के आधार पर इस नगर को बसाया जाता था और बनाया जाता। ठीक है, सर्वप्रथम योजना में क्या होता था कि सर्वप्रथम जो सिंधु घाटी जो नगर था उसे नदी के किनारे बसाया जाता था। ठीक है, मान लीजिए यह हमारा नदी है, तो नदी के किनारे शहर को क्या किया जाता था तो बसाया जाता था। और जो भी शहर बसाया जाता था उस शहर में अत्यधिक मात्रा में, ठीक है, ईंटों का प्रयोग आपका किया जाता था। ठीक है, अब ईंटों का प्रयोग चाहे सड़क निर्माण के संदर्भ में हो या नाली बनाना हो, ठीक है, या स्नानागार बनाना हो, तो ईंटों का प्रयोग आपको अत्यधिक दिखने को मिलता था। ठीक है, सर्वप्रथम आप यह समझ लीजिए, देखिए जो हमारा नगर बनाया जाता था वह नगर कुछ इस प्रकार से होता था। सर्वप्रथम क्या इस प्रकार से मान के चलिए, यह मेरा ऊपर ये ऊपरी चोटी है। ठीक है, जो ऊपर का जो सतह होता था, ऊपर के सतह पे आपका दुर्ग बसा होता था। दुर्ग यानी कि दुर्ग मतलब क्या है कि शासित लोग रहते थे, जो सिंधु घाटी सभ्यता को संचालित करते थे, वे लोग सबसे ऊपरी सतह पर है ना रहते थे। और ऊपरी सतह पर रहते थे अभिजात वर्ग के लोग, यानी आसान भाषा में कहिए तो जितना भी इस सभ्यता में जो भी अमीर वर्ग थे, चाहे वो जमींदार हो, व्यापारी हो, शासित वर्ग हो, सब कहाँ रहते थे, सब दुर्ग पर आपको बसे रहते थे। ठीक है, वो दुर्ग पर इसलिए बसे रहते थे क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती थी, तो जिसके कारण देखिए बाढ़ आएगा, जो सबसे ऊपर में रहेगा वो सुरक्षित बचा रहेगा। ठीक है, अब जो निचला जो सतह होता था, यानी कि ये जो सतह होता था, इस सतह पे निम्न कोटि के लोग है ना रहते थे, यानी कि ये तो गरीब लोग है ना रहते थे। ठीक है, निचला लोग है ना रहते थे। तो निचला लोग में कौन आएगा, तो निचला लोग में आएगा मजदूर, सेवक, किसान। ठीक है, वे लोग यहाँ रहते थे। तो हम कह सकते हैं
कि नगर जो है कितने भागों में विभक्त था, तो नगर 2 भागों में विभक्त था। एक हो गया दुर्ग और दूसरा हो गया निम्न स्तर का शहर, ठीक है। और जो शहर आपको बनाया जाता था वह शहर कैसी होती थी, तो उस नगर में जो आपका सड़क बनाया जाता था वो सड़क एकदम सीधा बनाया जाता था। जो बड़ा बड़ा शहर था सभी शहर में क्या होता था, तो सड़क का निर्माण एकदम सीधा होता था। अब देखिए ये मेरा सीधा सड़क है। देखिए सीधा सड़क का देखिए फ़ायदा क्या होता है, सीधा सड़क में फ़ायदा यह होता है कि देखिए हल्का से भी हवा का झोंका चलेगा तो सड़क अपने आप साफ हो जाएगा, ठीक है। तो जिसके कारण हम कह सकते हैं कि यहाँ का जो सड़क था वो काफ़ी सीधा था और हल्का हवा के हल्के झोंके से सड़क स्वतः साफ हो जाती थी। अब जब मिलती थी, देखिए सीधा इधर से जाएगा तो इधर से भी तो कोई सड़क नहीं जाएगा कि है ना, नहीं जाएगा। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जाएगा कि नहीं जाएगा। अब देखिए जब सड़क आपस में मिलती थी, मान के चलिए यहाँ मेरा सड़क मिला, ठीक है। अब ये जो एक्सिस बनाएगा कितने डिग्री का होगा, तो चारों मिला करके मेरा 360 का होगा कि नहीं होगा। क्लास 10 में तो आप लोग पढ़े होंगे। कितना, तो 4 का। अब देखिए कितने भाग है, 1 2 3 4, तो 360 में 4 से हम भागा देंगे तो मेरा कितना आएगा, तो 90 आएगा कि नहीं आएगा। तो प्रत्येक जो भाग होता था यानी चारों भाग में प्रत्येक एक भाग कितना डिग्री का होता था, तो 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के कोण को हम लोग है ना क्या बोलते हैं, तो समकोण, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं जब सड़क जब एक दूसरे को काटती थी तो कौन सा कोण बनाती थी, तो समकोण आपको बनाती थी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों कॉपी में अब जब लिखिएगा उसको हम अच्छे से हम आपको क्या करते हैं, तो उस प्रश्न को उत्तर को हम आपको अच्छे से समझा दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता अपनी नगर योजना तथा भवन निर्माण कला के लिए प्रसिद्ध तो थी ही, क्योंकि जो भी नगर बनाया जाता था उसे योजना के तहत बनाया जाता था, चाहे वो नगर हो चाहे वो बड़ा भवन ही क्यों ना हो, ठीक है। सभी बड़े नगर एक सुनिश्चित योजना के आधार पर बनते थे, बिल्कुल बनते थे। नगरों का अपना अपना दुर्ग था, ठीक है, यानी कि अपना अपना एक शासित वर्ग था, बिल्कुल था, जिसमें शासक वर्ग रहते थे, ठीक है, रहते भी थे और रह करके शासन भी करते थे, ठीक है। अब देखिए प्रत्येक नगर नदी के किनारे बसा हुआ था, बिल्कुल बसा हुआ था, तथा इसमें बड़े पैमानों पर पकाए गए ईंटों का प्रयोग होता था। अब देखिए ईंटों का प्रयोग क्यों ना होगा, घर बनेगा, नाली बनेगा, सड़क बनेगा, स्नानागार बनेगा, तो सब में तो ईंटा तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है खुदाई। और देखिए इतना होने के बाद जो है फिर देखिए जब सिंधु घाटी सभ्यता का खुदाई किया गया, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का खुदाई किया गया, तो खुदाई में प्राप्त नगर निर्माण योजना की विशेषता इस प्रकार थी। यानी कि कौन कौन सा, देखिए विशेषता तो बहुत सारा था, तो बहुतों को मान के चलिए डील करेंगे तो मेरा ज़्यादा लंबा आंसर हो जाएगा, इसलिए जो जो विशेषता था हम आपको लिखा दें। जिसमें से सबसे प्रमुख विशेषता क्या था, तो सड़कों का प्रबंध, सड़कों का उचित प्रबंध था, यानी कि सीधा सीधा जो सड़क था। नालियों का प्रबंध, यानी कि सड़क के किनारे क्या थी, तो नाली थी, और नाली को सिलापों से ढक दिया जाता था, ठीक है। तो ढक दिया जाता था तो गंदगी होगा, गंदगी नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ का जो नगर था वो द्विस्तरीय नगर था, यानी कि 2 भागों में बटा हुआ था, एक दुर्ग का और दूसरा क्या, निचला सतह का, ठीक है, यानी ऊपरी सतह एक निचली सतह का। और यहाँ स्नानागार मिलते थे जो कि सार्वजनिक थे, यानी कि सभी के लिए, आम भाषा में कहो तो सरकारी, ठीक है। दूसरा और क्या थे, तो अन्नागार, अन्नागार मतलब होता अनाज रखने का भंडागार, ठीक है। अब जब तनी तनी को होइएगा तो देखिएगा मिट्टी का कोठरी बना होगा जिसमें गेहूं धान आपके पापा जी दादाजी न रखते होंगे, तो उसी को बोलते हैं अन्नागार, ठीक है। तो इस प्रकार का क्या था, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जब नगर बनाया जाता था, नगर, तो इस प्रकार का योजना मुख्य रूप से रखा जाता था, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है। देखिए इतिहास लेखन में अभिलेखों का बहुत ही ज़्यादा क्या है, तो महत्व है। देखिए अभिलेख आपको पिछले बार पूछा था कि अभिलेख से आप क्या समझते हैं, तो इस बार आपका वो ना करके आएगा इतिहास लेखन में अभिलेख का क्या महत्व। ये बहुत ही वीवीआई बन जाता है। हालांकि हम वीवीआई बताऊंगा नहीं, वीवीआई के लिए आप गेस्ट क्वेश्चन खरीद लीजिए तभी आपको पता चलेगा कि कौन सा वीवीआई है, अन्यथा आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि हम सारा प्रश्न आपको बताएंगे, ठीक है। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, तो सर्वप्रथम इसका उत्तर हम आपको समझा देते हैं। देखिए उत्तर के साथ समझिएगा तो याद करने में परेशानी नहीं होगा। देखिए इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या है, तो अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है, यानी कि बहुत ज़्यादा,
क्यों है? देखिए अभिलेखों में चूंकि जो भी अभिलेख होता है, देखिए अभिलेख क्या होता है, देखिए अभिलेख एक लिखित अवस्था में प्राप्त होता है जो कि वैदिक काल के बाद जो है खास करके जो मौर्य साम्राज्य आया, तो मौर्य साम्राज्य का जो राजा खास करके अशोक था, ठीक है, अशोक ने क्या किया, तो जो भी देखेगा दीवार पर हो गया, शिलालेख पर, ताम्रपत्र पर जो भी लिखा हुआ है उन सभी को कहा गया है अभिलेख, ठीक है। तो अभिलेख में क्या होता है, क्या चीज़ है ना लिखा गया था, तो अभिलेख में लिखा गया था तो कोई व्यक्ति के बारे में लिखा होगा, राजा महाराजा के बारे में लिखा होगा, धर्म के बारे में लिखा होगा, ठीक है, राजनीतिक के बारे में लिखा होगा, ठीक है। तो अभिलेख से हमें क्या होती है, तो जानकारी प्राप्त मिलती है। तो क्या अभिलेख में तत्कालीन शासक अपनी उपलब्धियों, क्रियाकलाप, व्यक्ति एवं राजधर्म आदि के बारे में क्या करते थे, लिखते थे। अब ये लिख दिए, इसको पढ़ेंगे तो हमको जानकारी होगा, तो बिल्कुल होगा। अब यही जानकारी क्या काम करेगा, तो इतिहास बनाने का काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, मौर्यकालीन शासक अशोक ने भारत के विभिन्न भागों में क्या किया, पत्थर तथा शिलाओं पर अभिलेख खुदवाएं, यानी कि पत्थर और शिलाओं पर अशोक ने क्या किया, तो मतलब कि खुदवा करके कुछ आपको लिखवाएं। किसके संदर्भ में लिखवाएं, वह उपलब्धियों के बारे में लिखाए होंगे, धर्म के बारे में लिखाए होंगे, धर्म प्रचार के बारे में लिखाए होंगे, ठीक है। अशोक के इन्हीं अभिलेखों द्वारा हम सम्राट अशोक के धर्म के प्रचार के उपाय, मानवता की सेवा, विचार आदि को भली भांति क्या कर पाए, तो समझ पाए। देखिए जो भी हम इतिहास में धर्म पढ़े, धर्म के प्रचार के उपाय पढ़े, मानवता पढ़े कि अशोक कैसे बदल गया, ठीक है, ये सारा का सारा कहाँ लिखा हुआ मुझे मिला, तो पत्थरों में मिला, शिलाओं में मिला, ठीक है। इसलिए अब पत्थर से शिलाओं में जो अभिलेख लिखा हुआ है वह उससे मुझे जानकारी मिला, क्या यह इतिहास बनाने का काम कर रहा है, या बिल्कुल इतिहास बनाने का काम कर रहा है, ठीक है। इसलिए अभिलेखों का इतिहास लेखन में क्या है, तो अत्यधिक महत्व है, ठीक है। नेक्स्ट, तो यह जो प्रश्न है गैस क्वेश्चन में आपका तीसरा प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कौन सा प्रश्न आपका हो गया, यह तीसरा, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, यह आपका तीसरा का अथवा, यानी कि अथवा प्रश्न है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति को कांस्य युग की संस्कृति कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों सर्वप्रथम आप यह जान लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता में जो है हड़प्पावासी को दो धातु को सबसे पहले ज्ञान प्राप्त हुआ। किसका? तो सबसे पहले हुआ तांबा का, ठीक है, दूसरा हुआ टीना का, ठीक है। तांबा और टीना को हड़प्पावासी क्या किया कि पिघला करके और दोनों को मिक्स करके एक नया धातु बनाया, और उस धातु का नाम क्या दिया गया? तो कांसा, ठीक है। अब तांबा और टीना को पिघला करके हड़प्पावासी कांसा बनाया, और अपने आवश्यकता अनुसार, मतलब कि हड़प्पावासी का अब जो जो आवश्यकता लगा, ठीक है, अपने आवश्यकता अनुसार इस कांसे से वह वस्तु बनाना शुरू कर दिया। यानी कि इस कांसे से इक्का बनाया, मूर्ति बनाया, अस्त्र शस्त्र बनाया, चादर बनाया, ठीक है, इत्यादि सामान बनाया, ठीक है। और ये जितना भी सामान था, यह सभी सामान इतना मतलब इन सभी सामान के कारण जो है, इन्हीं सभी वस्तुओं के कारण हड़प्पा सभ्यता काफ़ी विकसित हो गया, ठीक है। तो जिसके कारण क्या? तो जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता उन्नति के शिखर तक पहुंचा, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में कांसा का अत्यधिक प्रयोग होता था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को हम लोग यानी क्या बोलते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता को हम लोग कांस्य युग बोलते हैं, ठीक है, यानी कि कांसा का सभ्यता बोलते हैं, ठीक है। तो उत्तर को हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हड़प्पावासी तांबा और टीन धातु को पिघलाकर कांसा बनाने की विधि जानते थे, बिल्कुल जानते थे। अतः वे कांसा से अपने आवश्यकता अनुसार वस्तु बनाते थे, जिसमें से प्रमुख वस्तु क्या थे? इक्का, मूर्ति, अस्त्र शस्त्र इत्यादि थे, ठीक है। चूंकि कांसे की सहायता से हड़प्पावासी उन्नति यानी विकास के शिखर पर पहुंच सके, अतः हम कह सकते हैं कि हड़प्पा संस्कृति को कांस्य युग की संस्कृति थी, या कांस्य युग की संस्कृति कहा जाता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको 3 तक प्रश्न सॉल्व कर चुका हूं, ठीक है। नेक्स्ट डे से मैं आपको कम से कम 10 प्रश्नों को समझाऊंगा, ठीक है। 10 प्रश्न को 1 घंटा का वीडियो आपको रहेगा, ठीक है।
इसलिए चिंता नहीं कीजिए, दिसंबर के लास्ट तक हर हाल में आपको ख़त्म मैं कर ही दूंगा, इसका फुल गारंटी मैं आपको लेता हूं। इसलिए इस बात पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ठोकें, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर बताएं। और यदि आप नए हैं तो हमारे गैस क्वेश्चन को ज़रूर खरीदें, ठीक है। खरीदने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, लिंक मिल जाएगा, हमारे वेबसाइट से खरीदें। या खरीदने में दिक्कत हो रही है तो इस नंबर पर कॉल करें, हमारा नंबर है 70-150-45-52। और गैस क्वेश्चन को खरीदिएगा तो आसानी से एग्जाम में 70% आ ही जाएगा, कोई नहीं काटेगा। क्योंकि देखिए बुढ़ारी बीत जाएगा, ठीक है, लेकिन जो इंटर में नंबर आ जाएगा वो कभी ज़िंदगी में नहीं बदलेगा। इसलिए रिस्क नहीं लीजिए, गैस क्वेश्चन का जरूर खरीदिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, धन्यवाद।